सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज अपने दोस्तों जो बीकानेर का राठौड़ वंश है उसको कंप्लीट करेंगे पूरा एक ही क्लास में। इससे पहले अपने हिस्ट्री की बहुत सारी क्लासें हो चुकी है। आप प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखें। आप प्ले लिस्ट चेक करो, बहुत ही बढ़िया प्ले लिस्ट है। आपको सारी चीज़ें डिटेल से मिलेगी। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो सब में काम आएगी। ठीक है। आप ज्योग्राफी की भी देख सकते हो, उसमें भी अच्छे से सारी चीज़ें समझाई गई है, और हिस्ट्री में भी। इसके अलावा दोस्तों आपकी आर्ट एंड कल्चर में भी प्लेलिस्ट स्टार्ट हो चुकी है। जनरल साइंस की चल ही रही है। और जो राजस्थान की पॉलिटी है वो भी अपने अच्छे से करवाएंगे, बस अगली क्लास से एक दो दिन में स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपके मेन सीटी, एलडीसी, कांस्टेबल सब में काम आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों कांस्टेबल के लिए स्पेशल एमसीक्यू क्लास भी स्टार्ट की जा रही है, वो भी आपके एग्जाम में काम आएगी। तो आज अपने बीकानेर का राठौड़ वंश स्टार्ट करते हैं। देखो, ये तो सभी को पता होगा, जब अपने मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे तो अपनों ने पढ़ा था कि जो राव जोधा है, ठीक है, मारवाड़ के राव जोधा है, तो उनके पुत्र ही आते हैं दोस्तों यहाँ पे। क्या आते हैं? राव बीका। अब ये क्या आ जाते हैं, ये जांगल प्रदेश में आ जाते हैं। जो बीकानेर का आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? जांगल प्रदेश कहलाता था। अब यहाँ पे आने के बाद है ना, इनको पता लगता है कि जितने भी बाटी, चौहान, खिच्ची, ये सारे इनमें फूट पड़ गई थी। इसका फायदा उठा के बहुत सारे गांव है ना जो जांगल प्रदेश के, वो अपने में कब्जे में ले लेते हैं। और करणी माता की कृपा से यहाँ पे कहते हैं कि नवीन राज्य की स्थापित करने में इनको सहायता भी मिलती है। इसके अलावा ये पुंगल की राव शेखा की पुत्री से भी विवाह करते हैं। देखो, पहले ये प्रदेश जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। और इस प्रदेश को विजिट करने में ये ना इनको कितने 23 साल लग गए थे। राव बीका 1465 में जांगल प्रदेश आया था, और इसको विजिट करने में 23 साल लग गए पूरे। और उसके बाद है ना इसने 1400 दोस्तों 88 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की। किसकी? राव बीका ने बीकानेर की यहाँ पे स्थापना करता है। पुगल के राव शेखा की पुत्री से भी विवाह करता है, जिससे अपनी स्थिति और मजबूत बना लेता है। एक चीज ध्यान रखना, करणी माता का जो मूल मंदिर है ना उसका निर्माण ये करवाते हैं, लेकिन वर्तमान उसका स्वरूप वो बनवाता है 1505 में। अ, जो अगर मूल मंदिर का निर्माण तो यही करवाते हैं राव बीका, लेकिन वर्तमान मंदिर सूरत सिंह के द्वारा बनवाया गया, जो हनुमानगढ़ किले को जीतेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो अपने पढ़ चुके हैं कि मैंने आपको बता दिया कि इनकी में फूट थी, तो इसका इसने लाभ उठाया। और राव बीका यहाँ पे पुग्गल की शेखा की पुत्री से विवाह कर अपनी स्थिति यहाँ पे मजबूत करता है। इसके बाद अगर बात करें तो आखा तीज के दिन, ये ध्यान रखना, इसकी ये वाली याद रखना, आखा तीज के दिन बीकानेर शहर को बसाया करणी माता के आशीर्वाद से। प्रारंभ राजधानी इसकी कोडम देसर थी, भाटियों द्वारा इसका विरोध किया गया। ठीक है। बीकानेर में जो निवास स्थान है वो बीका जी की इसकी टेकरी कहलाता था, जो राव बीका का निवास स्थान है। और जो 1504 ईस्वी में बीका का निधन हो जाता है, इसका जो उत्तराधिकारी आता है दोस्तों राव नरा आता है, इसकी भी 1505 में मृत्यु हो जाती है। तो लूणकर्ण बनता है बीकानेर का शासक। ये इंपॉर्टेंट है, राव लूणकर्ण। एक ध्यान रखना, करणी माता मंदिर के, करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया, मूल मंदिर का निर्माण। और वर्तमान स्वरूप का पूछ ले तो कौन करवाते हैं? सूरत सिंह करवाते हैं। ये भी अपने बात करेंगे आगे। राव बीका का जो छोटा पुत्र है ये लूणकर्ण होता है, जो 1505 से 26 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। ये क्या करता है? नागौर के शासक मोहम्मद खान को हराता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, जो डोसी का युद्ध होता है 26 में, इसमें बीकानेर के लूणकर्ण और नारनौल का नवाब होता है अबी मीरा, इन दोनों के बीच में होता है। तो 1526 के युद्ध में यहाँ पे ये लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया लूणकर्ण, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला पर्सन कौन सा है? बिट्टू सूजा का एक ग्रंथ आता है राव जय सिरोचंद। इसमें किसको? राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा है। तो ये पूछ लेता है बीकानेर के किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा गया है? तो राव लूणकर्ण का नाम याद रखना, जो कलयुग का कर्ण कहा गया है। और किसने कहा है ये भी पूछ लिया जाता है बिट्टू सूजा के द्वारा,
किस ग्रंथ में कहा गया है? तो 3 प्रकार से कैसे भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो राव जयसिरो छंद में कहा गया है कलयुग का कर्ण। लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया इनके द्वारा। ठीक है, फिर बात करते हैं, अगला शासक आता है राव जेस सी की बात करें तो 26 से 42 दोस्तों इसका शासनकाल रहता है। 1534 ईस्वी की बात है। ठीक है, यहाँ पे काबुल में जो हुमायूं का भाई है कामरान है, ये आक्रमण करता है बीकानेर पे, लेकिन इसको हरा देता है। तो यहाँ पे बीकानेर का राव जयसी विजयी रहता है। इसके अलावा दोस्तों इस युद्ध का वर्णन है ना बिट्टू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जयसी रोचंद में भी किया है। लेकिन अब मालदेव का जो आक्रमण होता है, जब अपने मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा। ठीक है, उससे पहले अपने बात कर लेते हैं। बीकानेर पर मारवाड़ शासक मालदेव द्वारा आक्रमण करने पर जो मंत्री है नागराज, ठीक है, इसको कहाँ भेजा? दिल्ली भेजा शेर सूरी शाह के पास सहायता के लिए। उस समय दिल्ली का शासक था शेर शाह सूरी। तो वैसे तो इस युद्ध को अपने पढ़ चुके हैं, जब अपने मारवाड़ में वो गिरी सुमेल युद्ध पढ़ रहे थे। ठीक है, वो तो था 1544 ईस्वी का। वो तो इसके मरने से बाद होगा, क्योंकि वो युद्ध इसी के कारण ही होता है। इसको क्या है कि जो मारवाड़ का शासक है वो मार देते हैं, और इसके जो बेटे हैं कल्याणमल, ये चले जाते हैं किसके पास? शेरशाह सूरी के पास। तो जो पहोबा का युद्ध होता है ना, इसमें जो मालदेव है इसके सेनापति जेता और कुंपा इसकी हत्या कर देते हैं, और ये दोनों कहाँ चले जाते हैं? कल्याणमल और भीम शेरशाह सूरी के पास चले जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि 1541 में पहोबा के युद्ध में इसकी वैसे मृत्यु हो गई थी, 41 से 42 ईस्वी के आसपास। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट राव कल्याणमल। अगला शासक आएगा राव कल्याणमल। 1542 से 74 ईस्वी तक दोस्तों इसका शासनकाल रहता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राणा सांगा की ओर से बीकानेर की किस राठौड़ शासक ने भाग लिया? तो राव कल्याणमल का नाम आएगा। ठीक है, तो 1544 में गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह का साथ दिया। ठीक है, इसमें तो सभी को पता है कि शेरशाह का साथ देता है, और शेरशाह इस युद्ध को बहुत मुश्किल से जीत पाता है, हारते हारते बचता है, और ये भी बोलता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये भी आपसे बार बार क्वेश्चन किया गया है एग्जाम में। फिर बात करें दोस्तों 1570 का जो नागौर दरबार आता है, यहाँ पे ये मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है बीकानेर के किस शासक ने यहाँ पे मुगल अधीनता स्वीकार कर ली? तो कल्याणमल याद रखना। ठीक है, अब ये मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है अपने पुत्रों के साथ, राय सिंह और पृथ्वीराज। ये दिल्ली दरबार में अपनी सेवा भी देते हैं, और मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक जो पूछ ले तो भी बीकानेर का ही आएगा राठौड़। कौन सा? कल्याणमल, राव कल्याणमल। फिर बात करते हैं पृथ्वीराज राठौड़। अगला शासक आएगा पृथ्वीराज राठौड़। दोस्तों अगर बात करें तो ये अपने को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्हें कहा जाता है डिंगल का हैरोस। पृथ्वीराज राठौड़ की बात करें तो इनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए। वैसे इन्होंने अपना सारा जीवन सिरोही के आसपास ही बिताया था। बेली किशन रुक्मणी किसके द्वारा लिखी गई? बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तुरसा आडा इसे क्या कहते हैं? 5वां वेद और 19वां पुराण। अपने 18 पुराण है तो इसे 19वां पुराण बोल दिया। इसकी जो भाषा है ना वो क्या है? डिंगल है। जब अपने राजस्थानी साहित्य पढ़ते हैं तो डिंगल और पिंगल के बारे में जानते हैं। ठीक है, मेन जो डिंगल है वो चारण लिखा करते थे। गंगा लहरी भी इसकी प्रमुख रचना आती है। अगर आपसे पूछ ले कि गंगा लहरी, दसम भागवतरा, दोहा, ये किसकी रचना है? तो ये सारी रचनाएं है ना पृथ्वीराज राठौड़ की आती है। ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वैसे यहाँ पे दोस्तों जो भी चीजें आपको स्लाइड में दिख रही है ना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा मटेरियल बहुत कम लिखा गया है। एक्स्ट्रा बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ी बहुत है। ठीक है, बाकी आप इन पे ही फोकस करें। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आप जुड़ें डिस्कवर राजस्थान से। गंगा लहरी, दसम भागवतरा, दोहा, सॉरी। तो ये दोनों रचनाएं किसकी है? पृथ्वीराज राठौड़ की है, जो कहलाता है डिंगल का हैरोस। ठीक है, अब इसके बाद बात करें तो जो शासक आएगा वो आएगा राय सिंह। 1544 से 1612 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। इसको 72 में क्या जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया, और उसको महाराजा धीराज की उपाधि दी। ठीक है, तो ये भी अकबर के नागौर दरबार में
मुगल सेवा में सम्मिलित हुआ था, अपने पिता के ही लेके गए थे इसको। अब इसके बाद बात करें तो इसको उपाधि मिली गई, ये याद रखना है। इसके अलावा जहांगीर ने इसे 5,000 का मनसब भी दिया और बुरहानपुर में 1612 में इसकी मृत्यु भी हो गई, अगर राय सिंह की बात करें तो। इसके अलावा दोस्तों इसने किले के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण पत्थर की मूर्तियां भी यहाँ पे लगवाई। ठीक है। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया, जिसे जमीन का जेवर कहते हैं। प्रवेश द्वार इसका है सूरजपोल। इस सूरजपोल पे ही आपको जयमल और फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां भी मिल जाएगी। प्रशस्ति की बात करें तो राय सिंह प्रशस्ति, जिसके लेखक आते हैं जयता जैन मुनि, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो राय सिंह के समय ही राय सिंह प्रशस्ति लिखी गई। इसके अलावा इसके जो लेखक आपको याद रखने हैं, जयता जैन मुनि आते हैं। एक इसने ग्रंथ भी लिखा राय सिंह महोत्सव नामक, ठीक है। ज्योतिष रतनमाला ग्रंथ भी लिखा, बाल बोधिनी नाम से एक टिक्का भी लिखा इसने। तो इसको क्या बोलते थे? राजपुताने का करण। राय सिंह को क्या बोलते थे? राजपुताने का करण। ध्यान रखना, कलयुग का करण तो लूणकरण है, और राजपुताने का करण कौन है? ये हो जाएगा राय सिंह। तो ये दोनों में डिफरेंस लेके चलना। तो ग्रंथ यहाँ पे लिखा गया है राय सिंह महोत्सव। इसके अलावा ज्योतिष रतनमाला ग्रंथ पर बाल बोधिनी नाम से ये टीका भी लिखते हैं। तो मुंशी देवी प्रसाद ने इसे क्या कहा? राजपुताने का करण कहा। तो ये ध्यान रखना कि किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद कहते हैं इस बार। वहाँ पे तो बिट्टू सूजा कहते हैं उसको, राव लूणकर्ण को, और यहाँ पे कौन कहते हैं? मुंशी देवी प्रसाद कहते हैं। तो ये हो गया आपका शासक राय सिंह। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, इसका प्रमुख दरबारी कवि आता है जय सोम। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है। इसने करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम लिखा। क्या लिखा? करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम। इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर जो अगला शासक आएगा दलपत सिंह आएगा। इसके समय कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, 12 से 13 इसका शासनकाल रहता है। साम्राज्य के अनुकूल नहीं था, इस कारण जहांगीर 1 वर्ष में इसे गद्दी से हटा देता है और सूर सिंह को बना देता है अगला शासक। अब ये क्या राय सिंह का ही पुत्र था। 1631 ईस्वी में इसकी भी बुरहानपुर में मृत्यु हो जाती है। ज़्यादा इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट आपको याद नहीं रखना, क्रम याद रखना है कि कौन सा आता है। दलपत के बाद सूर आता है, फिर कर्ण सिंह आएगा, महाराजा कर्ण सिंह 1631 से 1669, ठीक है, ईस्वी तक। शाहजहां के दक्षिण अभियानों में ये महत्वपूर्ण कर्ण सिंह भूमिका निभाता है। कर्ण सिंह के समय दोस्तों यहाँ पे नागौर के शासक अमर सिंह के साथ मतीरे की राड़ होती है। ये अपने पढ़ चुके हैं। जाखड़िया गांव आता है, ठीक है। इसके लिए एकमात्र ये सीमा विवाद था, ये अपने जान चुके हैं कि बीकानेर का कर्ण सिंह यहाँ पे बेल लगती है बीकानेर में, और मतीरिया कहाँ पे लगता है? मतीरिया लगता है दोस्तों आपके नागौर में। अभी थोड़ी बहुत छोटी मोटी झड़प थी। तो इसके बाद यहाँ पे जीत किसकी हुई? कर्ण सिंह की हुई इसमें। इसके अलावा बात करें, कर्ण सिंह को जंगल दरबार शाह कहा जाता है। किस ग्रंथ में कहा? चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ आता है सुख सप्तति, इसमें कहा गया। इसके अलावा इनके द्वारा दोस्तों जो ग्रंथ लिखा गया वो लिखा गया साहित्य कल्पद्रुम। कौन सा ग्रंथ? साहित्य कल्पद्रुम। अब इनके समय दोस्तों एक दरबारी विद्वान आते हैं इंपॉर्टेंट, गंगानंद मैथिली, जो कर्णभूषण लिखते हैं और काव्य डाकिनी लिखते हैं। कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? तो गंगानंद मैथिल के द्वारा, जो कि बीकानेर के राठौड़ शासक कर्ण सिंह के समय के थे। फिर बात करें दोस्तों, महाराजा अनूप सिंह आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है अनूप सिंह भी, ठीक है। और क्योंकि बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण युग इनके समय को ही कहा जाता है, तो 1698 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। अनूप सिंह औरंग यहाँ पे जो महाराजा या माही मारुतव की उपाधि, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में सबसे ज़्यादा। इसे महाराजा या माही मरातिब बार बार पूछा गया कि उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। अनूप सिंह ने 1670 में मराठों के विरुद्ध भेजा और वीरता से प्रभावित होकर ये उपाधि दी औरंगजेब ने। महाराजा या माही मरातिब की उपाधि अनूप सिंह को किसने दी? औरंगजेब के द्वारा दी गई। तो बहुत सारे दक्षिण अभियानों पे भी दोस्तों यहाँ पे अनूप सिंह जाता है, बीजापुर जाता है, गोलकुंडा जाता है, हर बार मुगल सेना का साथ देता है। और बीकानेर में 33 करोड़ देवताओं का, अब तो ये पूछा जाता है 33 करोड़ देवताओं का मंदिर कहाँ पे है? तो बीकानेर में, ठीक है। ये वही दक्षिण अभियानों पे गया।
और वहाँ से बहुत सारी मूर्तियाँ लेकर आया, तब इसने बनाया बीकानेर में 33 करोड़ देवताओं का मंदिर। अब ये मंदिर कहाँ पे है? बीकानेर में है, याद रखना पूछे तो। 33 करोड़ देवताओं का। अनूप पुस्तकालय की स्थापना की, संस्कृत व राजस्थानी ग्रंथों का इसने संग्रह का काम किया। ठीक है। अब इसके समय दोस्तों अनूप सिंह के काल को बीकानेर की जो चित्र शैली है इसका क्या कहा जाता है? गोल्डन पीरियड माना जाता है, स्वर्ण काल। बार बार पूछा जा चुका है कि बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल किस शासक के समय को कहा जाता है? अनूप सिंह को। तो दक्षिण चित्रकला का भी इस पे प्रभाव पड़ता है। बाकी अब आप चित्रकला वाला टॉपिक देखोगे तो वहाँ पे आपको डिटेल से बीकानेर चित्र शैली के बारे में भी बताया गया है। अनूप सिंह के समय दोस्तों आनंद राम आता है, जो गीता का गद्य व पद्य में मारवाड़ी में अनुवाद करता है। जो भागवत गीता आती है ना, महाभारत वाली, तो उसका गद्य और पद्य में मारवाड़ी भाषा में अपने राजस्थानी में ना अनुवाद करता है। वो कौन आता है? आनंद राम आता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसने भागवत गीता का मारवाड़ी गद्य व पद्य में अनुवाद किया? तो आनंद राम के द्वारा किया गया। किस शासक के समय किया गया? अनूप सिंह के समय यहाँ पे किया गया। फिर शासक आएगा दोस्तों, इसके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए ये इसके नाम से, ये राम से याद रख सकते हो। अनूपोदय, अनूप विवेक, काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, ये थोड़े दो अलग हैं। ये इसके द्वारा ग्रंथ लिखे गए। दरबारी विद्वान की बात करें तो भाव भट्ट आता है दोस्तों, जो अनूप संगीत, अंकुश, अनूप संगीत, रत्नाकर, जिसके आगे संगीत आ गया ना तो ये भाव भट्ट ने लिखे थे, अंकुश, रत्नाकर और विलास। फिर जो शासक आएगा दोस्तों इसके बाद बात करें तो वैसे तो स्वरूप सिंह, फिर मेन जो आएगा सुजान सिंह आएगा। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अनूप सिंह के पास 1700 तक ये स्वरूप सिंह रहा, फिर सुजान सिंह बना। अब ये जो सुजान सिंह है, स्वरूप सिंह की छोटी अवस्था में निसंतान मर जाने पर उसका छोटा भाई सुजान सिंह है, ये स्वरूप सिंह का ही छोटा भाई है। स्वरूप सिंह का छोटा भाई, ये यहाँ पे क्या है? गद्दी पे बैठता है। ठीक है। इसके शासनकाल में अजीत सिंह व नागौर के शासक बख्तियार सिंह ने बीकानेर पर आक्रमण किया, मगर यहाँ पे सफलता नहीं मिली। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सुजान सिंह। फिर आता है महाराजा गज सिंह आते हैं दोस्तों। 46 से 1787 इनका शासनकाल रहता है। महाराजा गज सिंह की अगर बात करें तो जोरावर सिंह की निसंतान यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, पर नागौर के शासक अमर सिंह के भाई गज सिंह को यहाँ पे बीकानेर की गद्दी पे बैठा दिया गया। नागौर का जो अमर सिंह हमने पढ़ा था, जो मतीरी की राड़ हुई थी, उसके भाई गज सिंह को यहाँ पे बिठाया गया। अब बात करें अपने तो बीकानेर में इसके समय आक्रमण हुआ था, वो कौन करता है? अमर सिंह प्लस में जोधपुर राज्य की सेना एक साथ यहाँ पे मिलके आक्रमण करती है बीकानेर को जीतने के लिए। लेकिन ये आक्रमण इनका क्या होता है? विफल होता है, ये जीत नहीं पाते हैं। एक बार कह सकते हैं कि ये हार जाते हैं। अवध के नवाब सफदरजंग को दबाने के लिए मुगल सेना के साथ अपनी सेना यहाँ पे भेजी गई। ठीक है, इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ये आप याद रखो तो रख सकते हो। इसके अलावा बात करें तो गज सिंह के बारे में दोस्तों मुगल सम्राट है ना, इसमें खुश होकर इसको 7,000 का मनसब भी दिया था और श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज शिरोमणि श्री गज सिंह की इतनी बड़ी नाम की उपाधि भी देती। ठीक है। अब यहाँ पे जो मुगल सम्राट है ये क्या करेगा? इसे श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज शिरोमणि श्री गज सिंह, तो इसमें नाम में गज सिंह आ रहा है, तो ये तो शायद ही पूछे क्वेश्चन। ठीक है, कि गज इतनी बड़ी उपाधि है, इसका नाम भी आ रहा है, तो ये मुगल सम्राट के द्वारा दी गई। अब 1755 में अकाल पड़ने पर इसने प्रजा को बहुत सारी राहत भी प्रदान की। जब 1755 में यहाँ पे अकाल पड़ा, तो अकाल का तो राजस्थान से बढ़िया भाईचारा है। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत सारी इमारतों का निर्माण भी काम कराया इसने। बीकानेर शहर का कोर्ट भी इसी के समय बना था। ठीक है। अब अगला जो शासक आएगा वो आएगा सूरत सिंह, जो कि 87 से 1828 ईस्वी तक शासनकाल रहेगा इसका, सूरत सिंह का। सूरत सिंह के बारे में अगर बात करें तो ये बटनेर, हनुमानगढ़ वाला जो किला है ना, बटनेर का दुर्ग, इस पे अधिकार कर लेता है और इसका नाम क्या रख देता है? हनुमानगढ़, क्योंकि मंगलवार के दिन जीता था। हनुमान जी को वार हुआ मंगलवार को दिन, तो नाम रख दियो हनुमानगढ़। और 1805 में जीता था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हनुमानगढ़ का बटनेर दुर्ग किसने जीता था? किस बीकानेर के शासक ने? तो सूरत सिंह के द्वारा। ठीक है।
इसके अलावा बहुत सारे इसने सूरतगढ़ भी बनवाया। 21 मार्च 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला शासक पूछ ले तो भी सूरत सिंह ही आएगा। तो ये आपको हर एक शासन, मारवाड़ पढ़ रहे हो, मेवाड़ पढ़ रहे हो, आमेर का पढ़ रहे हो, जयपुर का जो भी कछावा वंश है, तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि 1818 की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि के समय उसका शासक कौन था, भले ही भरतपुर का इतिहास पढ़ रहे हो, हर का याद रखना है। इसके अलावा 1857 की क्रांति के समय जो शासक है वो याद रखना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। करणी माता मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण ये करवाता है। मूल स्वरूप का कौन करवाते हैं, जो बीकानेर बसाते हैं, राव बीका। तो दोनों अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। वर्तमान स्वरूप की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ करणी माता मंदिर के। इसके बाद दोस्तों रतन सिंह अगला शासनकाल आता है, शासक आता है, सॉरी। रतन सिंह यहाँ पे 28 से 51 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। 1844 में बीकानेर रियासत में कन्याओं को न मारने की आण, यहाँ पे आण का मतलब होता है शपथ, शपथ जारी की। पहले क्या छोरियों को मार देते थे पेट में ही, ठीक है, ये तो अभी तक भी चल रहा था। आंग्ल अफगान व आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों का दोस्तों ये साथ देता है, रतन सिंह की अगर बात करें तो। इसके बाद जो अंग्रेजों के दबाव के बावजूद जवाहर जी और अंग्रेजों को सुपर्द नहीं करता है, ठीक है। जो जवाहर जी अंग्रेजों के खिलाफ थे, तो इनको फिर भी अंग्रेजों को इसने सुपुर्द नहीं किया। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो रतन बिहारी मंदिर डायरेक्ट पूछ से कहाँ पे है, तो ये आपके बीकानेर में है। निर्माण कौन करवाता है, रतन सिंह करवाता है। नाम से मैच हो रहा है तो आराम से याद रख सकते हो आप इसको। फिर बात करें तो दोस्तों सरदार सिंह आ जाएगा अगला शासक आपका, महाराजा सरदार सिंह। 1851 से 1872 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए राजकीय सेना पंजाब व हरियाणा तक इसने भेजी। तो इम्पोर्टेंट ये बात है कि बस कि 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक पूछे तो आप बताओगे सरदार सिंह। राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने क्रांति दमन के लिए व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। बाकी तो क्या अपनी सेना भेज रहे थे, ये क्रांति के दमन के लिए खुद लड़ रहा था, अंग्रेजों का साथ दे रहा था। तो ये बड़ा पूछ ले शासक कौन था, तो सरदार सिंह था। फिर बात करें दोस्तों 1868 की बात आती है। तो यहाँ पे क्या है कि इसके समय बीकानेर राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक अंग्रेजी एजेंसी की स्थापना की गई 1868 ईस्वी में, ठीक है। तो सुजानगढ़ में की गई अंग्रेजी एजेंसी की स्थापना बीकानेर पे प्रशासनिक नियंत्रण रखने के लिए ही। फिर जो डूंगर सिंह अगला शासक आएगा, बीकानेरी भुजिया इसी के समय यहाँ पे प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा 1878 में अंग्रेजों की सहायता के लिए इसे काबुल में 800 ऊँट भी भेज दिए, ठीक है। तो बीकानेर भुजिया प्रसिद्ध हुआ या शुरुआत अगर पूछ ले तो इसी के समय हुई थी, डूंगर सिंह के समय, ठीक है। आज के समय इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। अब जो इम्पोर्टेंट शासक आएगा गंगा सिंह जी आएंगे। गंगा सिंह क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर इनकी देन है, लेकिन उसकी प्रेरणा से ही, गंगा नहर की प्रेरणा से इंदिरा गांधी नहर बनी है, ठीक है। तो इसके अलावा चीन के बक्सर विद्रोह को दबाने गंगा रिसाला लेकर ये चीन गया। 1903 व 11 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भी भाग लेता है महाराजा गंगा सिंह। इसके अलावा जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे आर्थिक सहयोग भी गंगा सिंह के द्वारा दिया गया। अब बात करें दोस्तों अपने 1909 की बात, ठीक है। तो 1909 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह को अंग्रेजी सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल यहाँ पे नियुक्त किया गया, सम्राट एडवर्ड सप्तम के द्वारा नियुक्त किया गया। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अगर आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछ ले कि प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब हुई, 1913 में, किसने की, महाराजा गंगा सिंह ने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे। तो गंगा सिंह तो आपको पूरा अच्छे से रटना है, याद होना चाहिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए भी इसने आर्थिक रूप से पूरा सहयोग दिया। इसके अलावा गंगा सिंह इस विश्वविद्यालय का चांसलर भी रहा था, ठीक है। और शिलान्यास जब 1916 में हुआ था, ठीक है, शिलान्यास सॉरी, तो तब भी ये वहाँ पे उपस्थित थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। अब इसके अलावा दोस्तों चांसलर रह चुके हैं, बता दिया मैंने। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, तो वो गंगा सिंह थे।
वर्साई की शांति सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया। इसके अलावा तीनों, गांधी जी ने भी नहीं लिया, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, 30, 31, 32 के। तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है। राष्ट्रमंडल सम्मेलन होता है एक जिनेवा में 1924 में, उसमें भी यहाँ महाराजा गंगा सिंह ही भाग लेते हैं। नरेंद्र मंडल का गठन किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला नरेंद्र मंडल। 1921 में अध्यक्ष रहे ये, 21 से 25 तक गंगा सिंह। कब से कब तक रहे ये भी याद रखना थोड़ा डीपली अगर आपसे पूछे तो। इसके अलावा बटलर समिति 1927 के समक्ष यह मांग रखी कि उसका संबंध जो अंग्रेजी के साथ न मानकर सीधा इंग्लैंड के साथ माना जाए। जो भारत की अंग्रेज सरकार है ना, उनके साथ न मानकर इनको ये माना जाए कि हाँ अपने तो इंग्लैंड के पूरा देश के अंडर में है। ठीक है, तो हमारा संबंध उससे माना जाए। तो ये जोस बटलर समिति नहीं है, बटलर समिति है, सीधी ध्यान रखना। अब गंगा सिंह यहाँ पे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कौन से हैं? 30, 31, 32 के 3 गोलमेज सम्मेलन, तीनों में भाग लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे निर्माण पहले चालू हो गया था, लेकिन 27 में ये निर्माण गंग नहर का पूर्ण हो गया था। ठीक है, इसको अब मैं आपको ज्योग्राफी में करवाऊंगा गंग नहर को। राजस्थान की पहली नहर पूछ ले तो गंग नहर है। सबसे लंबी नहर तो इंदिरा गांधी है, लेकिन प्रथम नहर ये है। उद्घाटन करता है यहाँ पे लॉर्ड इरविन होते हैं गंग नहर का। ठीक है, अब इसने अपनी प्रजा के लिए बहुत सारे कार्य किए। राजस्थान का भागीरथ भी कहते हैं। लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। 1943 में दोस्तों इनकी क्या है कि यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। और गंगानगर भी बसाया, जो पहले रामनगर के नाम से जाना जाता था, और गंगानगर के का पहले योधेय नाम से जाना जाता था उससे पहले, तो ये भी ध्यान रखना। फिर आते हैं महाराजा शार्दुल सिंह, 43 से 49, ये अंतिम शासक हैं। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ वंश के। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या है कि एक विवाह निमंत्रण कर होता था और तक्षशिणी की बात, ये उत्तराधिकारी और विवाह निमंत्रण, नोता और ये दोनों कर हैं। ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, डायरेक्ट पूछेगा, जैसे शब्दावली आती है तो जो नोता है ना, ये क्या है एक प्रकार से, तो विवाह निमंत्रण कर है नोता। तक्षशिणी की बात जिसे उत्तराधिकारी कर बोल सकते थे, तो इन दोनों को ये क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। इसके अलावा एम पन्नीकर को बीकानेर राज्य की संविधान सभा निर्वात्री की सभा के लिए मनोनीत किया। ठीक है, जैसे मारवाड़ का हमने जयनारायण व्यास पढ़ा था, वैसे यहाँ पे एम पन्नीकर होगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं हर एक राज्य के। भारतीय संघ अभिमिलन पर हस्ताक्षर करने वाला फर्स्ट शासक कौन सा है, तो वो बीकानेर का शार्दुल सिंह आएगा, बीकानेर के राठौड़ वंश का अंतिम शासक। इसी के साथ दोस्तों आपका जो बीकानेर का राठौड़ वंश है समाप्त होता है। अगर आपको हमारे द्वारा दोस्तों पढ़ाई गई चीज़ों में थोड़ा बहुत भी अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ सही है, अपने को समझ आ रही है चीज़ें, तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए, इम्प्रूवमेंट करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।